हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना। पिछला चैप्टर हम लोगों ने मैट्रिसेस ख़त्म कर लिया था, तो ये चैप्टर भी समहाउ मैट्रिसेस से काफ़ी रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का कई सारा पार्ट जो है वो डिटर्मिनेंट चैप्टर में रखा गया है। उसका रीज़न ये है कि उन सारे पार्ट्स को पढ़ने के लिए आपको पहले डिटर्मिनेंट की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, कि कैसे हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन इसका, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर इज अ यूनिक रियल नंबर विच इज एसोसिएटेड विथ इट। दिस यूनिक नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाई दिस और दिस। ठीक है ना। स्टेटमेंट से मजा नहीं आता है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A1, B1, C1, D1। ठीक है ना। इस तरह का मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर हमें ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लिखना है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या तो फिर इस तरह से भी डिनोट करते हैं। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1, B1, C1 और ये D1। उसको इस तरह से लिखा। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, तो हमारे पास क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखा, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 मल्टीप्लाइड बाई D1 माइनस B1 मल्टीप्लाइड बाई C1। ठीक है ना। A1 मल्टीप्लाइड बाई D1 माइनस B1 मल्टीप्लाइड बाई C1। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, चाहे वो 2x2 हो चाहे 3x3 हो, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले इसको नोट करो, फिर आगे एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मेरे पास एक 2x2 का डिटर्मिनेंट है, तो हम उसकी वैल्यू पहले देखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो मान लीजिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, उसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ऐसा लिखा हुआ है तो समझ लीजिए डिटर्मिनेंट का सिंबल है। तो ये है आपका A1, A2, B1, B2। तो इस डिटर्मिनेंट की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, है ना। मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है। तो कोई भी अगर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो, तो उसकी वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है 2 - 3 4 1। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखनी है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो -3 मल्टीप्लाइड बाई +4। तो ये कितना आ रहा है 2, ये हो गया +12। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 40। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन चलो ले लेते हैं। क्वेश्चन है sin थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा sin थीटा। ठीक। अब चलो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस कितना आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया, है ना। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, है ना। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि सेकंड ऑर्डर का अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो आइए अब थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की बात करते हैं।
चलिए लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है ना, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसको किसी भी रो या तो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो मैंने लिखा एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो इसका मतलब हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे एक्सपेंशन होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है, डिटर्मिनेंट को खोलने के लिए आपको एक साइन स्कीम याद होनी चाहिए। ये होती है साइन स्कीम, प्लस माइनस प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस प्लस। तो अब चूंकि हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो कौन सी साइन स्कीम फॉलो होगी, प्लस माइनस प्लस। तो देखो सबसे पहले A1 के पहले लगा देंगे प्लस। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, A1 के अलोंग रो और A1 के अलोंग कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दो। तो A1 के अलोंग रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, P2 C2 B3 C3 B2 C2 B3 C3। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट लिखना है, तो B2 लिखा, C2 लिखा, B3 लिखा और C3 लिखा। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, चूंकि फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन हो रहा है A1 के बाद फिर B1। साइन स्कीम क्या लेना है, माइनस, तो माइनस B1 टाइम्स। अब B1 के अलोंग रो और B1 के अलोंग कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दो तो क्या बचेगा, A2 C2 A3 C3। अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो, A2 C2 A3 और ये आ गया C3। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगेन C1 के पहले कौन सा साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। तो अब C1 के अलोंग रो और C1 के अलोंग कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दो, तो A2 B2 A3 B3। ठीक है, A2 B2 A3 और ये B3। ठीक है, तो अब ये फाइनली क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना आपको पता है, तो अब फाइनली क्या हो जाएगा, A1 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया B2 C3 माइनस B3 C2। फिर आगे बढ़ेंगे, माइनस B1 टाइम्स A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 टाइम्स A2 B3 माइनस B2 A3 B2 A3। यही हमारे डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का ये वाला जो तरीका था, ये वन ऑफ द तरीका था, है ना। 6 तरीकों में से ये एक तरीका था जिसके तहत आप थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाकी 5 तरीके क्या होंगे, आप इस डिटर्मिनेंट को सेकंड रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इस डिटर्मिनेंट को थर्ड रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इसको कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकेंड कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आपको जो साइन स्कीम का ध्यान देना है वो ये है साइन स्कीम। अगर मान लीजिए आप इस डिटर्मिनेंट को सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन स्कीम क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगर आप इसको थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हैं तो प्लस माइनस प्लस इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हैं तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि हर एक डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है, एक ही होती है ना। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग मेथड से डिटर्मिनेंट की वैल्यू अलग अलग आए। तो इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में भी बात करेंगे। इसको पहले नोट कर लो। अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमें एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। डिटर्मिनेंट है 1 2 -1 6 4 3 7 9 2। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे
और चलिए इस बार इसको फर्स्ट वाले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो हमने इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे 1, साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस। तो 1 लिखेंगे तो 1 के अलोंग रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दो, तो 4392 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसके बाद -6 और -6 के बारे में बात किया अगर तो 6 के अलोंग रो और 6 के अलोंग कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दो, तो 2 - 192 ठीक है ना, ऐसे हो गया। उसके बाद फिर से 7 पे आएंगे, तो 7 के पीछे प्लस साइन लगेगा। अब 7 के अलोंग रो और 7 के अलोंग कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट कर देंगे, तो 2 - 1 4 3, 2 - 1 4 और 3, ये हो गई बात। अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1, ये कितना आ जाएगा 8 - 27 -6, ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस ये हो जाएगा -9, तो प्लस हो गया, +7 ये हो जाएगा 6 माइनस ये कितना आ जाएगा -4, प्लस आ गया। अब अगले स्टेप में ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा -19। फिर उसके बाद ये 9 और 4 13 से कितना आ जाएगा 78, तो -78 हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1070 हो जाएगा ये। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा -8 और -19 -27, तो -27 आ गया, ठीक है। तो अब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो -27 आ रही है। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को किसी और तरीके से एक्सपेंड करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। चलिए इस डिटर्मिनेंट को किसी और तरीके से एक्सपेंड करके देख लेते हैं, ठीक है ना। साइन स्कीम आपको ध्यान में रखना है, साइन स्कीम क्या लेनी है हमें। चलिए अब इस डिटर्मिनेंट को थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करके देखते हैं, ठीक है। तो इसी डिटर्मिनेंट को हमने लिखा एक्सपेंडिंग अलोंग R3, है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग R3। तो R3 के अलोंग एक्सपेंड करना है तो साइन स्कीम क्या होगी, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले जब आप लिखेंगे 7, तो इसके अलोंग डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसके अलोंग रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, तो 2 - 1 4 3, 2 - 1 4 और 3। उसके बाद -9 होगा, तो -9 और इसके अलोंग रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, तो 1 - 1 6 3, 1 - 1 6 3। उसके बाद फिर हम +2, तो यहाँ पर लिखा +2 और +2 इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो आ गया 1 2 6 4, 1 2 6 और ये 4, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 -4 का प्लस हो गया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है -9, ये हो गया 3 -6 का +6 हो गया। फिर यहाँ पर लिखते हैं +2 और ये कितना हो जाएगा 4 - 12। फिर उसके बाद अगले स्टेप में 6 4 10 और ये हो गया 70 और ये हो गया 6 3 9 नहीं 81 -81 आ गया। ये आपका -8 हो जाएगा -16। तो फाइनली अगर सॉल्व करें इसको तो ये -11 और -16 -27 करके आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू -27 ही आ रही है। तो इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या सिखाया, एक बार जो है रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत आसान है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। फिर थर्ड ऑर्डर का अगर हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो आपको साइन स्कीम क्या याद रखनी है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। यहाँ प्लस आ गया तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस। तो अगर आप डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग खोल रहे हैं तो साइन स्कीम होगी प्लस माइनस प्लस, सेकेंड रो के अलोंग खोल रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो के अलोंग खोलेंगे तो प्लस माइनस प्लस, सेकेंड कॉलम के अलोंग खोलेंगे तो
माइनस प्लस माइनस, थर्ड कॉलम के अलॉन्ग खोलेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग खोलेंगे तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना। तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इस तरीके से हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है, इसको नोट करो। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास है, हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पहले हमें इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये हो गया 2 - 1 3 और ये 2, इसको 2 - 1 3 और ये 2। अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 4 - 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे -2 - 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 + 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे -3 + 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 112 - 4 1। ठीक, अब इसके बाद जो है 3a² - 2b कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 3a² - 2b, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई a² -2 इंटू b क्या होगा 0 4 -1 और 7। ये हो गई बात। तो ये हो गया 3 - 12 36 3 माइनस ये हो गया 0 8 -2 और ये आ गया 14। अगले स्टेप में ये आ गया 3, ये आ गया -20, ये हमारे पास आ जाएगा 38 और ये कितना आ जाएगा -11। तो हमने फाइनली 3a² - 2b की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, अब इसका डिटर्मिनेंट होगा 3a² - 2b, ठीक है, इज इक्वल टू लिखेंगे 3 - 20 38 -11। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा -33 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 76। तो -760 हो जाएगा +760। तो +760 में से 33 जाएगा तो 727। तो हमारे पास यही जो है आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम किसी भी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो किसी भी रो के अलॉन्ग या तो किसी कॉलम के अलॉन्ग। तो चलिए इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। तो जब आप इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये तो 0 लिखा है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 आ जाएगा। अच्छा, साइन स्कीम आपको याद होगी, प्लस माइनस प्लस। तो इसके अलॉन्ग तो कुछ भी मल्टीप्लाई, इसके अलॉन्ग तो कुछ भी नहीं आने वाला है, तो इसको 0 लिख दो। माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा के अलॉन्ग रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस साइन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा साइन बीटा, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस कॉस अल्फा, और इसके अलॉन्ग रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो माइनस साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा और ये 0, और ये हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। ये हो गई बात। अब यहाँ पर माइनस साइन अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, माइनस कॉस अल्फा
इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन अल्फा साइन बीटा -0, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या आ जाएगा, कट जाएगा और कट करके आंसर आ जाएगा 0, है ना। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन बेसिकली डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व करना था इसमें। तो फाइनली मुद्दा ये है कि आपको सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। अब हमें क्या करना होगा कि अब कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके एलिमेंट्स काफ़ी बड़े बड़े होंगे और जब आप उसको एक्सपैंड करोगे तो डिटर्मिनेंट काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। चलिए अब हम लोग समझते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो यहाँ पर हम एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, A11, A12, A21, A22, ठीक है। और हम क्या करना है, हमें चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखते हैं, A11, A12, A21, A22। और हमें क्या करना है कि इस डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालना है। तो माइनर को हम डिनोट करते हैं MIJ से, MIJ। तो यहाँ पर I जो है नंबर ऑफ रो को डिनोट कर रहा है और J नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो देखो कैसे निकालते हैं, अगर हम I और J की जगह 1 रख दें तो इसका मतलब M11, तो इस वाले एलिमेंट का माइनर। तो अब हमें अगर इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है तो एलिमेंट के अलोंग रो और एलिमेंट के अलोंग कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट कर दो और डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आपके पास बचेगा वही उसका माइनर हो जाएगा। अब जैसे A11 के अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, क्या बच रहा है, A22, तो इसका माइनर हो गया A22। उसी तरीके से इसका माइनर निकालना है तो M12 क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो ये क्या हो गया, A21। आगे बढ़ते हैं M21 की तरफ, तो M21 निकालना है इस एलिमेंट का, तो इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दो तो आ जाएगा A12। और फाइनली M22 के लिए इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दो तो कितना बचेगा, A11 बचेगा, ठीक है। तो अब ऐसा ही जो है हम थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को लेते हैं। हमारे पास थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, फिर है A21, A22, A23, फिर है हमारे पास A31, A32, A33, ठीक है ना। ये हमने थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट लिखा है और इस डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स का हमें माइनर निकालना है। तो देखो माइनर कैसे निकलेगा, मान लो इस वाले एलिमेंट का माइनर लिखना है तो M11 इज इक्वल टू, अब इस एलिमेंट के अलोंग रो और कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट कर दो तो क्या बच जाएगा, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वही माइनर की वैल्यू हो जाएगी 3233, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से हमें निकालना है M12, तो M12 कैसे निकलेगा, M12 निकालने के लिए इसके अलोंग रो और कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट कर दो तो A21, A23, A31, A33, A21, A23, A31, A33, ये वाली हो गई बात। इसके बाद हमें इसका माइनर निकालना है तो इसके अलोंग रो और इसके अलोंग कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट कर दो तो A21, A22, A31, A32, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, A21, A22, A31 और A32।
है ना। मतलब आपको डिटर्मिनेंट में प्रेजेंट किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो उसके अलोंग रो और कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट ही माइनर की वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसी तरह से चलो मैं M12 भी लिख देता हूँ, सॉरी M21। तो M21 के लिए क्या होगा, इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, A12 A13 A32 A33 A12 A13 A32 A33, ठीक है ना। इस तरीके से आ गया। चलिए और निकाल लेते हैं बाकी सारे भी। M22 अगर हम लिखें तो इसके अलोंग रो को और कॉलम को डिलीट कर दिया, A11 A13 A31 A33 11 13 31 33। फिर उसके बाद M23 की बात करते हैं तो M23 के लिए क्या होगा, इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दिया तो 11 12 31 32 11 12 31 32, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकालना है हमें, M31। तो M31 कैसे होगा, इसके अलोंग रो और इसके अलोंग कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट करना है, 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3, इस तरीके से आ गया। फिर उसके बाद इसका माइनर लिखते हैं, तो इसका माइनर लिखते हैं यहाँ पर M32। तो M32 यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, M32 के लिए इसके लॉन्ग रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 2 3। और फाइनली M33 कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, है ना। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स का माइनर कैलकुलेट करते हैं। किसी का भी माइनर निकालना है तो उसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट ले लो, वही माइनर की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो इसको पहले नोट करो। अब एक चीज ध्यान देंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो हम बेसिकली जब थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, मान लीजिए यही हमारे पास है ये वाला डिटर्मिनेंट, अब हम इसको अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा, A11 मल्टीप्लाइड बाई M11, है ना। क्योंकि बेसिकली आप क्या करते हैं, A11 मल्टीप्लाइड बाई इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट करते हैं और इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो बेसिकली ये वाली चीज क्या है, ये M11 का वैल्यू है। उसके बाद माइनस A12, तो A12 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, उसका माइनर, प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाई M13। तो ये जो अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन आ रहा है वो तो साइन स्कीम की वजह से आ रहा है, और हर एक एलिमेंट के बाद आप क्या करते थे, आप उसी एलिमेंट के माइनर से उसको मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना। तो माइनर के टर्म्स में हम डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे A11 M11 माइनस A21 M21 प्लस A31 M31, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ माइनर लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग कोफैक्टर समझते हैं। अब देखो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर इज CIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J मल्टीप्लाइड बाई MIJ, ठीक है ना। CIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J मल्टीप्लाइड बाई MIJ। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि इस माइनर में हमने क्या किया, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया, कोफैक्टर मिल गया। अब इस फैक्टर के बारे में अगर हम ध्यान से सोचें तो जब जब I और J का सम इवन आएगा तब तब इसकी वैल्यू 1 आएगी, और जब जब I और J का सम ऑड आएगा इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो अगर हम यहाँ पे C11 लिखें
तो C11 के लिए क्या होगा यहाँ पर 1 + 1 2, 2 इवन है तो यहाँ पर आ जाएगा M11। उसके बाद अगर हम लिखें C12 तो C12 के लिए सम इसका ऑड आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -M12। फिर अगर हम लिखें C13 तो अगेन जोड़ने पे इवन आ रहा है तो वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद C21 फिर ऑड आ रहा है, ऑड के लिए माइनस। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जब जब i और j का सम इवन होगा तब तब माइनर की वैल्यू कोफैक्टर के बराबर होगी, और जब जब i और j का सम ऑड होगा तब तब कोफैक्टर की वैल्यू माइनर का निगेटिव होगी। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा M22, फिर C23 के लिए -M23, फिर उसके बाद C31 के लिए M31, फिर C32 के लिए क्या हो जाएगा -M32, C33 के लिए क्या आ जाएगा M33। ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट का माइनर निकाल लें तो फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आपको सही जगह पर माइनस और प्लस का साइन लगाना है, साइन को चेंज करना है। साइन चेंज कैसे करेंगे तो एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि व्हेन i + j इज इवन, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में Mij = Cij। और एक दूसरा केस क्या होगा, एक दूसरा केस होगा जब when i + j इज ऑड, है ना, i + j जब ऑड होगा तो इस केस में क्या आ जाएगा Mij, या तो ऐसे लिखो Cij इज नेगेटिव ऑफ Mij। ठीक है। तो अगर हमें किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालने को बोला जाएगा तो पहले हम सारे एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद जब हमें सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना होगा तो हम i और j का सम देख लेंगे। i और j का सम अगर इवन होगा तो नो चेंज, माइनर जो रहेगा वही कोफैक्टर हो जाएगा, और अगर i और j का सम ऑड होगा तो हम माइनर के साइन को चेंज करके लिख देंगे तो वही उस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, इतना पहले अच्छे से नोट कर लो। तो यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस। अब हमें इस थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं काम। तो सबसे पहले M11, तो M11 के लिए क्या होगा, इसका हमें माइनर निकालना है, तो रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दो, बचाइए। तो उसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 2 = 8 -6 9 = 54, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -46। फिर उसके बाद M12 कैलकुलेट करेंगे, तो M12 के लिए इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को डिलीट कर दिया तो क्या बच रहा है -4 6 -3 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -16 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 +18 बन जाएगा, तो यहाँ पर आ गया +2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से M13 कैलकुलेट करें, तो M13 क्या हो जाएगा, M13 के लिए इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस तो -36 माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस -6 तो +6 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया -30। फिर इसके बाद M21 निकालेंगे, तो M21 के लिए इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को डिलीट कर दो, -2 3 9 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -8 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे -35। ठीक है। इसके बाद M22, तो M22 के लिए क्या होगा, इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो कितना आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये हो गया 4 माइनस ये कितना आ रहा है -9, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया 13। फिर उसके बाद चलो M23 निकालते हैं, तो M23 क्या होगा, तो इसके अलॉन्ग रो को और कॉलम को डिलीट कर दो, तो 9 1 = 9 माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस कितना आएगा 6, तो यहाँ से आ रहा है 3। फिर अब इन तीनों एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है, तो इन तीनों का माइनर लिखते हैं,
M31, तो इसके अलॉन्ग रो को और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या बनेगा -12 -6, तो हो जाएगा -12 -6, तो ये हो गया -18। फिर उसके बाद M32, तो इसके अलॉन्ग रो को और कॉलम को डिलीट किया, 6 -12, तो ये हो जाएगा +12, तो ये आ गया +18। और फाइनली आखिरी वाले एलिमेंट का माइनर लिखेंगे तो M33 क्या होगा, M33 अपने पास आ जाएगा 2 -8, 2 -8 -6 आ गया। तो अब हमने इस डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट का माइनर लिख लिया है। तो अब इसके बाद क्या करना है, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है। तो कोफैक्टर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल लिया है। तो अब देखो इसका कोफैक्टर है, वहां पे लिखते हैं। सबसे पहले C11, तो जोड़ने पे क्या आ रहा है इवन, तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर हो जाएगा -46। C12 के लिए जोड़ने पे ऑड आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 का -2 लिख दो। फिर C13 लिखना है, 1 + 3 4, इवन है तो नो चेंज, ठीक है ना। फिर 21 ऑड है तो चेंज, -35 का +35 कर दो। फिर उसके बाद C22 इवन, नो चेंज, तो इवन है तो नो चेंज, 13 का 13 ही रहेगा। C23 ऑड है तो चेंज हो जाएगा, -3 बन जाएगा। फिर उसके बाद इवन, नो चेंज, -18 का -18 ही रहेगा। फिर उसके बाद M32 ऑड के लिए साइन चेंज होगा, 18 का -18 हो जाएगा। फिर उसके बाद C33 तो इवन है, इवन के लिए नो चेंज, तो -6 का -6 ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर लिख दिया, ठीक है। तो बस एक बात का ध्यान रखो कि I और J का सम जब जब इवन होगा उस केस में माइनर कोफैक्टर के इक्वल हो जाएगा, और जब जब I और J का सम ऑड होगा उस समय माइनर का साइन चेंज कर दोगे तो उस एलिमेंट का कोफैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लो। अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर लिखें तो इसका जो एक्सपेंशन होगा, मान लीजिए हमने इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया तो ये हो जाएगा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, है ना। हर जगह साइन प्लस होगा, उसका कारण क्या है, आप ध्यान से देखिए कि जब जब I और J का सम ऑड आ रहा था तभी तब साइन स्कीम में माइनस आ रहा था, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक साइन स्कीम बताई थी, तो ये साइन स्कीम था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो ये है, यहाँ पर क्या आएगा A11, देखो A11 दोनों को जोड़ने पे इवन तो प्लस, दोनों को जोड़ने पे ऑड माइनस, जोड़ने पे इवन तो प्लस ऑड माइनस। जब जब I और J का सम ऑड आ रहा है तब तब साइन स्कीम में माइनस ले रहे हैं, और जब जब इवन आ रहा है तब तब प्लस ले रहे हैं। तो जब कोफैक्टर में पहले से ही वो माइनस वाली चीज़ है तो आप यहाँ पे हर जगह प्लस कर देंगे। अब यहाँ C12 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा इन दोनों जगह पे। सेम उसी तरीके से मान लो अगर आप इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो तो क्या होगा, A11 C11 A21 C21 A31 C31, तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन। तो आज के लेक्चर को अब यहीं पे समाप्त करेंगे हम लोग। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो तब तक आप लोग जो है डिटर्मिनेंट पे बेस्ड जो एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने वाले, वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।